हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सब के लिए हम आर ओ का टेस्ट पेपर लेके आए हैं। टेस्ट पेपर इन द सेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस, आपको एमसीक्यूज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हम टॉप 100 क्वेश्चन डेली सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, आर ओ और यूपी पीसीएस दोनों के लिए है ये, सिर्फ आर ओ के लिए नहीं। यूपी पीसीएस, आर ओ और बीपीएससी सभी बच्चे इससे जुड़ सकते हैं, मेनली आर ओ वाले भी। ठीक है, क्योंकि फैक्ट भी है आपके सामने एक वर्ड, ठीक है, हिमालय। ठीक है, ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको आप लोग कीजिए और कमेंट में फटाफट सभी लोग उसका आंसर भी करते रहेंगे। मेरे ख्याल से मेरी वॉइस सभी को क्लियर होगी। ठीक है, मेरी वॉइस भी क्लियर है आप सभी को, और क्लास भी सारा कुछ क्लियर होगा। जो भी बच्चे चैनल पे नए होंगे, नए पुराने सही बच्चे क्लास में कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे। ठीक, आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो क्या पूछ रहा है, पर्वत श्रेणी की बात हो रही है, अभी कौन से पर्वत श्रेणी? हिमालय के पर्वत श्रेणी की बात हो रही है। पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? ठीक, तो कौन सी पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है ये बताना है। ठीक, लाहौल अन्नामलाई, सिरूमलाई। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। केवल एक और दो, एक दो तीन, तीन तथा चार, और दो और तीन। ठीक है, दो तीन, तो इसमें से कौन सा सही है आप लोगों को इसका आंसर बताना है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, ऐसे जो है क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, खासकर यूपी पीसीएस आर ओ। चूंकि आर ओ फैक्ट बहुत पूछता है, इसलिए ऐसे जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन वो जरूर पूछता है, और कई बार तो रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चो ओ और लाहौल से। ठीक है, चो ओ और लाहौल से केवल एक तथा दो, ये दोनों जो है हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। ठीक, ये जो मेन पर्वत श्रृंखलाएं ये दोनों हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित हैं। ये दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में से क्या है, ये दोनों एक है, जिसकी अगर समुद्र तल से इसकी हम ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,201 मीटर। किसकी, चोओ की 8,201 मीटर है इसकी ऊंचाई। जानते रहिएगा, वैसे ऊंचाई बहुत कम ही पूछता, लेकिन पिछले अगर हम पेपर की बात करें, जो यूपी पीसीएस वाला भी 2024 वाला हुआ है, उस हिसाब से अगर पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जा सकते हैं। तो आर ओ भी उसी से रिलेटेड बहुत इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर तिब्बती भाषा में देखा जाए चो ओ, ठीक है, चो ओ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फिरोजा देवी। इसका क्या अर्थ होता है, फिरोजा देवी होता है। लाओत्से पर्वत, ठीक है, दूसरा क्या है, लाहौत्से। ठीक है, लाहौत्से पर्वत माउंट एवरेस्ट, केटू और कंचनजंगा के बाद क्या है, दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा, दुनिया का सबसे चौथा ऊंचा पर्वत है इन पर्वतों के बाद। ठीक है, यह कहां पर स्थित है, माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में। ठीक है, कहां पर, माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में स्थित है। ठीक, और चोऊ और लाहौत्से, इन्हीं दोनों के बारे में ही हम बात करेंगे। ठीक है, चोऊ और लाहौत्से जो है कहां पर, हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। चूंकि हिमालय पर्वत श्रेणी की बात हो रही है, इसलिए हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। इन दोनों के बारे में जानते हैं। अन्नामलाई और सिरूमलाई कहां पर अवस्थित है, तो अन्नामलाई और सिरूमलाई पर्वत श्रृंखला कहां पर, तमिलनाडु में। कहां पर स्थित है ये, तमिलनाडु में स्थित है अन्नामलाई और सिरूमलाई। क्लियर है चारों? ठीक है, चोऊ और लाहौल से हिमालय पर्वत श्रृंखला में, अन्नामलाई और सिरूमलाई तमिलनाडु में स्थित है। क्लियर? चलिए हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन सहित आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर बताएं। ठीक है, तेजी से खींचने की भी कोशिश करें। इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन है, फिर 50 क्वेश्चन जो भी रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। किसी में कोई कंफ्यूजन होगी तो आप लोग कमेंट करके
बताइएगा। क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगी तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से, ठीक। क्रांति है और कब किससे संबंधित क्रांति है? गोल्डन क्रांति, ग्रे क्रांति, पीली क्रांति, काली या ब्लैक क्रांति, ठीक है। एक क्वेश्चन क्रांति से जरूर पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान भी रहता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सही करने पे आप लोग, ठीक है, ज्यादा नंबर गेन कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन गलत करने पे आप क्या होंगे, कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप लोगों को नहीं गलत करने हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या होगा। गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? गोल्डन क्रांति संबंधित है बागवानी एवं शहद से, ठीक है। ग्रे क्रांति, ग्रे क्रांति संबंधित है किससे? उर्वरक से। पीली क्रांति, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। काली और ब्लैक क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? 2 4 1 3, ऑप्शन डी। 2 4 1 3, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस तरह ध्यान दीजिएगा, इसी तरह जो क्रांतियां होती हैं पूछी जाती हैं कई सारे। और अगर एक क्रांति और देख लेते हैं, नीली क्रांति भी है, ठीक, कई सारी क्रांति हैं, इसी में एक है नीली क्रांति। नीली क्रांति, किसी में कंफ्यूजन होगा तो जरूर बताइएगा, ठीक है। अब नीली क्रांति इसी तरह, तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। ऑप्शन चेंज भी हो सकता है इसमें, ठीक है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से संबंधित है। इसी तरह 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें पूछेगा कौन सा सही है और कौन सा नहीं सही है, इनकरेक्ट दे के पूछ सकेगा, ठीक है। गोल क्रांति, गोल क्रांति भी एक है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति संबंधित है आप लोगों की आलू उत्पादन से। किससे संबंधित है? गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। बाकी गुलाबी क्रांति भी है। गुलाबी क्रांति शायद पता ही होगा आप लोगों को, प्याज उत्पादन और झींगा उत्पादन से संबंधित है, वो भी जानते रहिए, ठीक। कई सारे इसी तरह है पूछे जाएंगे, आगे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएंगे तो हम बताएंगे, ठीक है। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन, और या तो फिर झींगा उत्पादन, दोनों कोई भी ऑप्शन में रहेगा तो वही लगा देंगे आप लोग, ठीक है। दोनों है, प्याज उत्पादन या फिर झींगा उत्पादन भी हो सकता है। क्लियर है? चलिए, बहुत सारी है, रजत क्रांति, श्वेत क्रांति, लाल क्रांति, बहुत सारी है इसी तरह। रजत क्रांति अंडे से थी, श्वेत क्रांति भी दूध उत्पादन से थी, लाल क्रांति मांस उत्पादन से थी। कई सारी क्रांतियां, आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो हम उसका भी आंसर बताते रहेंगे आप लोगों को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को, भारत की जो निम्नलिखित पर्वत श्रेणियां हैं उनको उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करना है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ठीक है, दक्षिण से उत्तर या फिर पश्चिम से पूरब जो है अरेंज करने के लिए जरूर आता है क्वेश्चन। सही कोड का उत्तर चुनना है, उनको क्या करना है, उनकी व्यवस्थिति अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करना है, मतलब ऊपर से नीचे के क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कौन सी होगी, ठीक। ठीक है, आप लोग भी कमेंट में बताएंगे, हम भी आप लोगों का सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। चलिए, K2 उत्तर से दक्षिण हमें मिलाना है, तो K2 कहां पर है? K2 है लद्दाख में, ठीक है। नंदा देवी, ये पता होगा, नंदा देवी उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहां पर है? उत्तराखंड में। नंदा देवी कहां पर? उत्तराखंड में। अनाईमुड्डी तमिलनाडु और दोदा बेटा, सॉरी दोदा बेटा तमिलनाडु और अनाईमुड्डी केरल में, ठीक। अनाईमुड्डी कहां पर? अनाईमुड्डी है केरल में और देवडा बेटा तमिलनाडु में। तो अब इसको ऑप्शन को कैसे उत्तर से दक्षिण सेट करना है हमें, कैसे उत्तर से दक्षिण सेट करना है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा, फिर नंदा देवी होगा, ठीक है। तो लद्दाख हो जाएगा, फिर नंदा देवी, उसके बाद
फिर तमिलनाडु नंबर 4, फिर अनाईमुड्डी। 2 1 4 3, कौन सा ऑप्शन, कोई ऑप्शन दिख रहा है? 2 1 4 3, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। हिमालय शिखर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। हिमालय शिखर है और कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में? केटू, नंदा देवी, तारा पहाड़ और कंचनजंगा। इसमें से हमने आपको केटू भी बता दिया है, नंदा देवी बता दिया है, ठीक है। अब दो आपको पता है, तारा पहाड़ और कंचनजंगा। कंचनजंगा भी पता ही होगा। तारा पहाड़ अगर कुछ नया लग रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो इसका भी ऑप्शन, इसका भी आंसर आप सभी को पता होगा। आइए फिर इसका मिलान करते हैं। केटू, केटू का मैंने क्या बताया अभी? लद्दाख, ठीक है। नंदा देवी उत्तराखंड बताया, और तारा पहाड़ कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। कंचनजंगा सिक्किम। क्लियर है? 2 1 4 3, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी में कंफ्यूजन होगी तो जरूर बताइएगा, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में क्या सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं अधिकतर, यहाँ पर गलतियां होती हैं। पूछ रहा है कि क्या सही नहीं है, ठीक। तो इस भूखंड की ऊंचाई लगभग 1000 से 1500 मीटर है। क्या है? इस भूखंड की ऊंचाई लगभग 1000 से 1500 मीटर है। प्रायद्वीप की ऊंचाई सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। इसके पूर्व में गिर पहाड़ियां तथा पश्चिम में राजमहल पहाड़ियां हैं, ठीक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है आप लोगों को। ऑप्शन 1 2 2 3, 1 और 3, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके बारे में बात हो रही है? सबसे पहले ये देखेंगे, प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में बात हो रही है। तो इस भूखंड की ऊंचाई लगभग 1000 से 1500 मीटर है, बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय की ऊंचाई सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, जी नहीं। तीसरा क्या है? तीसरा भी सही है, इसके पूर्व में गिर पहाड़ियां था, पश्चिम में राजमहल पहाड़ियां हैं। ऑप्शन 1 और 3 सही है, ठीक। ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 सही है। सॉरी, कौन सा क्या सही नहीं है? ऑप्शन 1 और 3 सही नहीं है, बल्कि कौन सा? ऑप्शन 2 सही है। सॉरी, सही नहीं है पूछ रहा था, तो हाँ, ऑप्शन 2 सही है, ठीक है। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 सही नहीं, सही है, बाकी 1 और 3 सही नहीं है, ठीक। इसी तरह क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ध्यान से देखेंगे कि कौन सा क्या पूछ रहा है, कि क्या सही नहीं है और क्या सही है। जिस तरह अभी मैंने बताया कि ये सही है, बोल दिया, ठीक है, बोलते बोलते। तो इसमें पूछा था कि क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन 1 और 3 जो है सही नहीं है, बल्कि ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, ठीक। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी होगा कि पहला और तीसरा ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी होती है? 1000 से 1500 नहीं, बल्कि कितना होता है? 600 से 900 मीटर होती है। कितना? 600 से 900 मीटर होती है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। और तीसरा, तीसरा क्या है? दूसरा तो बिल्कुल सही है कि प्रायद्वीप की जो ऊंचाई है सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या पूछा है? इसके पूर्व में गिर पहाड़ियां तथा पश्चिम में राजमहल पहाड़ियां हैं, जी नहीं। यह प्रायद्वीपीय पठार क्या है? चारों तरफ पहाड़ी श्रृंखलाओं से घिरा। किस तरफ? चारों तरफ से जो है पहाड़ी श्रृंखलाओं से घिरा। पश्चिम में इसके जो है गिर की पहाड़ियां, पश्चिम में गिर पहाड़ियां हैं, दक्षिण में इलायची पहाड़ियां हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है, कारण क्या है? जाड़े में उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय होते हैं। सही उत्तर का चयन कीजिए और नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कौन सा सही है? ए बी सी डी। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी
ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है। तो ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। अधिकतर आप लोग देखते होंगे कि ठंडियों में थोड़ी बहुत बारिश होते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कथन कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या है? गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। कारण क्या दिया गया ऐसा कि गंगा के मैदान में कोई ज्यों-ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची हो जाती मिलेगी। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, फिर से सेम क्वेश्चन, कथन और कारण के भी कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या है? बिल्कुल सही है, ए और आर। कथन भी सही है और इसका कारण भी सही दिया गया है, तो कथन और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, गंगा के मैदान की अगर हम बात करें तो गंगा के मैदान में कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर चलेगी तो मानसूनी वर्षा क्या हुई? घटती हुई मिलेगी, क्योंकि गंगा के मैदान में क्योंकि जो जो ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी वन और ऊंची होती जाती मिलेगी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। दूसरा है, बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताना है, तो कौन सा सही है? रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी केवल एक सही है। ठीक, कौन सा? ऑप्शन सी केवल एक सही है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना में नहीं मिलती है, बल्कि कहां पर मिलती है? बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना में नहीं, बल्कि कहां पर? हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। प्रयागराज के पास नहीं, बल्कि कहां पर? इसके प्लेस पर अगर हमीरपुर लिखा रहेगा। ठीक है, हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है बेतवा नदी। क्लियर है? कहां पर? हमीरपुर के पास। क्लियर है? मिलती यमुना में है लेकिन प्रयागराज में नहीं, बल्कि हमीरपुर में मिलती है। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन दिए गए कोड से कीजिए। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। दूसरा क्या है? हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करते हैं। कहां से? हिमालय जो है अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, मुझे दोनों सही लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं, ठीक है, नदियों में हमेशा जल बना रहता है क्योंकि उनका उद्गम कहां से? हिमानियों से होता है। जो क्या होता है? ग्रीष्म काल में जो गर्मी के मौसम में क्या हो जाती हैं? इन्हें जल प्रदान करती हैं और इसके साथ ही क्या करते हैं? हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करते हैं। ठीक, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा तट कथन ने क्या दिया? उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। क्या है? भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। ठीक, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, कोड से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, नीचे दिए कोड में से सही उत्तर चुनिए। कारण क्या दिया गया? महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में क्या करती है? महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिलान करने के लिए आ गया है फिर से। सूची एक को घाटी है, सूची एक में घाटी और सूची दो में राज्य दिए गए हैं, उनको सुमेलित करना है। ठीक है, घाटी को राज्य से कौन सी घाटी किस राज्य में पाई जाती है? चलिए आइए देखते हैं। मरखा घाटी, मरखा घाटी कहाँ पाई जाती है? मरखा घाटी पाई जाती है लद्दाख में। ठीक, मरखा घाटी कहाँ पर पाई जाती है?
मरखा घाटी पाई जाती है लद्दाख में। जूकू घाटी पाई जाती है नागालैंड में। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है। और यूथांग घाटी कहाँ पर है? सिक्किम में है। ये सही ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ठीक, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश के कुन्नूर जिले में। वैसे इतना डीपली नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि कहां पर? कुन्नूर जिले में मिलती है सांगला घाटी। ठीक है, कुन्नूर जिले में। तो ऑप्शन डी 3-4-2-1, कौन सा? 3-4-2-1, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सूची 1 सूची 2 झील है और उसके प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, क्या दिया गया है? झील और उसके प्रकार दिए गए हैं। ठीक, आइए फिर से मिलान करने के लिए दिया गया है। मिलान वाले भी क्वेश्चन अधिकतर आरओ और यूपी पीसीएस में बहुत सारे पूछे जाते हैं। इस बार यूपी पीसीएस को पेपर देखा था तो उसी हिसाब से समझ लीजिए। अष्टमुदी कयाल कैसी झील है? ये लैगून झील है। ठीक, पता होगा सभी को। आइए मिलान कर लेते हैं। अष्टमुदी कयाल कैसी झील है? लैगून झील है। हिमायत सागर जो है कृत्रिम मीठे पानी की झील है। और डल झील अवशिष्ट झील है मीठे पानी की। और तशोगमो झील, कौन सा? तशोगमो झील हिम नदीय झील है। कैसी झील है? हिम नदीय झील है। ऑप्शन ए 2-4-1-3, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए 2-4-1-3 सही हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, चलिए थोड़ा तेज चलते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन जहां जरूरत होगी वहां जरूर करेंगे। ठीक, भारत वर्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत में अधिकांश वर्षा, और जहां आप लोगों को जरूरत पड़ेगी कमेंट करके बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। ठीक है, भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। दूसरा, दक्षिण पश्चिम में वर्षा पूर्वी घाटों से दूर घटती जाती है। दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है। दोनों ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। ठीक, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त कहां पर होती है? मासिनराम में होती है। पता होगा आप लोगों को, मेघालय के मासिनराम में 1145 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। सूची 1 सूची 2 को फिर से मिलान करना है। वन के प्रकार दिए गए हैं और प्रदेश दिया गया है। कौन से प्रदेश में किस प्रकार का वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती गंगा मैदान में पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है अल्पाइन अरुणाचल प्रदेश में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सह्याद्री में पाए जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए 4-3-1-2। ऑप्शन कौन सा सही है? 4-3-1-2। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून के अंतर्वाह के संदर्भ में किसकी बात हो रही? अंतर्वाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंजाब एवं निकटवर्ती हिमालय, किसकी बात हो रही है? पंजाब एवं निकटवर्ती हिमालय के क्षेत्रों में अरब सागर की धारा बंगाल की खाड़ी की धारा में मिल जाती है। दूसरा क्या है? विराम अथवा शुष्क मौसम की अवधियां दक्षिण पश्चिमी मानसून की विशेषताएं नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है विशेषताएं नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल एक सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन 1 केवल ए सही है। ठीक, क्लियर है? क्या होता है भारत में? अगर मानसून की बात करें तो भारत में मानसून प्रारंभ होने के बाद बीच बीच में क्या होता है? हफ्तों तक वर्षा नहीं होती है। ठीक है, ये नहीं कि एक बार वर्षा शुरू हो गई तो लगातार वर्षा हो जा रही है, बीच बीच में वर्षा नहीं होती है, जिससे क्या होता है? विराम और शुष्क मौसम की जो दशाएं हैं वह उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, मतलब वर्षा की जो परिवर्तनीयता है मानसून की विशेषता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? विशेषता नहीं है। क्लियर?
चलिए अगला क्वेश्चन है। हम्म दो उक्तियां दी गई जिनमें से एक कथन ए और दूसरे को कारण आर से निरूपित किया गया है। ध्यान पूर्वक इन उक्तियों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कारण आर नहीं सही। तो ऑप्शन ए सही है और कारण आर क्या है, गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फसल चक्र के संदर्भ में किसकी बात हो रही है। फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद किसकी बात हो रही है, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, ठीक है। मतलब एक बार अगर गहरी जड़ वाली फसलें उगा रहे हैं तो उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। क्या यह सही है। चलिए बताइएगा आप लोग। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। कूट करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है। कौन सा, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ठीक। अगर हम बात करें जो उथली जड़ वाली फसलें होती हैं, गहरी जड़ वाली नहीं बल्कि कौन सी उथली जड़ वाली जो फसलें होती हैं उनके बाद गहरी जड़ वाली अगर फसलें उगानी चाहिए, ठीक है। मतलब गहरी जड़ वालों के बाद उसी तरह की फसल उगाना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। लेकिन दूसरे फिर आगे बात करते हैं, जो फलीदार फसलें हैं उनके बाद बिना फली वाली फसल उगानी चाहिए। अधिक जल की अगर आवश्यकता पड़ रही है, अगर अधिक जल की आवश्यकता पड़ रही है तो फसलों के बाद कम जल वाली आवश्यकता की फसल को उगाना चाहिए। मतलब एक बार जो फसल उगा रहे हैं उसी फसल को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, इस चीज को ध्यान देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। CRIDA, ठीक है, IIPR, IGFRI और UPCAR, ठीक, यूपी कार भी बोलते हैं जिसको हम लोग। तो चलिए ठीक है, राधे राधे सुंदरम पांडे जी, ठीक है। चलिए सभी लोग क्वेश्चन का आंसर भी करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पहुंचे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 या फिर 50 जो भी क्वेश्चन होगा हम उसको कोशिश करेंगे कि आज कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 18 को सूची को मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। ठीक, CRIDA कहां पर है, हैदराबाद में। IIPR कानपुर में, IGFRI झांसी और UPCAR लखनऊ में, यूपी कार, ठीक है। इसका मतलब इसका फुल फॉर्म भी समझ लीजिए। पहला, ठीक है, हैदराबाद, CRIDA सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। दूसरा क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, दाल की बात हो रही है, ठीक है, पल्सेस रिसर्च की बात हो रही है, दालों की बात हो रही है। तीसरा क्या है, इंडियन ग्रासलैंड, IGFRI, ठीक है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन डी क्या है, उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसके बारे में आप सभी को पता हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कॉलम ए और कॉलम 2 को मिलान करना है। स्लैश एंड बर्न कृषि का कॉलम है। स्लैश एंड बर्न कृषि से भी अधिकतर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि कौन से स्टेट में या फिर कौन से देश में किस प्रकार की स्लैश और बर्न कृषि होती है। इस तरह का क्वेश्चन भी जरूर पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कौन में क्या होता है, ठीक। झूमिंग खेती, झूमिंग खेती कहां पर होती है, उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में होती है। उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में झूमिंग खेती होती है। खील, जो झूमिंग कृषि होती है, सॉरी, जो स्लैश और बर्न कृषि होती है, हिमाचल पट्टी में, हिमालय की पट्टी में खील कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है वहां पर, खील कहा जाता है।
ब्रिंगा, बरिंगा, ब्रिंगा या फिर बरिंगा इसको कहाँ पर कहा जाता है? उड़ीसा में इसको ब्रिंगा या फिर बरिंगा कहा जाता है। वालरे कहाँ पर कहा जाता है? वालरे कहा जाता है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। अलग 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 जगहों पर अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। स्लैश और वर्ण कृषि को झूमिंग कृषि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो कि विख्यात है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन कौन सा सही था इसमें? ऑप्शन बी सही था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फिर से मिलान करने को। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्लोवाकिया, किसकी बात हो रही है? स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं। ध्यान दीजिएगा, जो देश अधिकतर चर्चा में रहते हैं, करंट में रहते हैं, उनसे भी रिलेटेड आसपास के ठीक है, आसपास के देश उनसे कौन सी सीमाएं बना रहे हैं, कौन सी सीमाएं नहीं बना रहे हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें, पर्वत पहाड़, ये सब चीजें उनसे पूछ ली जाती हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। स्लोवाकिया के बारे में पूछा गया। स्लोवाकिया क्या है? एक यूरोपीय देश है। ठीक है, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। इसमें से कौन कौन से ऐसे देश हैं जो क्या है? इसके पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी देश के बारे में बताना है। तो सर्बिया है? जी नहीं, सर्बिया इसका पड़ोसी देश नहीं है। चेक गणराज्य बिल्कुल सही, हंगरी और ऑस्ट्रिया। तो ऑप्शन सी, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यूरोपीय देश स्लोवाकिया के जो तीनों हैं, ये तीनों क्या है? पड़ोसी देश हैं। क्लियर है? सर्बिया को छोड़कर और भी है, हंगरी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, हमने बताया, चेक गणराज्य, पोलैंड भी है और यूक्रेन भी है। कौन सा? पोलैंड और यूक्रेन भी है। सर्बिया किसका पड़ोसी देश? सर्बिया स्लोवाकिया का नहीं बल्कि हंगरी का। किसका? हंगरी का पड़ोसी देश हो जाएगा सर्बिया। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देश दिया गया है और उसकी राजधानी दी गई है। क्या? देश और उसकी राजधानी दी गई है। ठीक है, जिस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर आता रहेगा, नहीं भी आता हो कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट में आप लोग उसका आंसर करते रहेंगे। ठीक है, जिसमें कोई कंफ्यूजन होगी उसको भी बताएंगे हम, उसको भी कंफ्यूजन आप लोगों की दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, अब देश है और उसकी राजधानियां बतानी है। स्लोवाकिया की राजधानी क्या होगी? बुल्गारिया, रोमानिया और हंगरी। ठीक है, 4 ऑप्शन, 4 क्वेश्चन, चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन सबको चलिए हम फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, स्लोवाकिया की तो ब्रातिस्लावा। ठीक है, ब्रातिस्लावा इसकी राजधानी। बुल्गारिया की शायद सभी को पता हो, सोफिया होती है। रोमानिया की बुखारेस्ट, रोमानिया की क्या है? बुखारेस्ट। और हंगरी की क्या है? बुदापेस्ट। बुखारेस्ट और बुदापेस्ट में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, हंगरी की बुदापेस्ट होती है, ठीक, और रोमानिया की बुखारेस्ट होती है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर है? ठीक, क्लियर है? अधिकतर राजधानियों से भी एक क्वेश्चन आता है, कोई जरूरी नहीं यही ऑप्शन आए, यही क्वेश्चन है, लेकिन राजधानी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, अंध महाद्वीप, विश्व की छत, हजारों झीलों का देश, मोतियों का देश, इसमें से कौन सा देश है? कौन सा ऑप्शन सही है? पीसीएस 2025 का क्वेश्चन पेपर देखते हुए इसको बनाया गया है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड जितना बढ़िया क्वेश्चन पेपर 2025 का 2024 के पीसीएस का आया था, उसी तरह ये भी उससे कम नहीं रहेगा, उससे ठीक है बेहतरीन पेपर ही रहेगा, बेहतरीन एग्जाम होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग भी तैयारी पर भी। चलिए इसको देखते हैं। अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप किसको कहते हैं? अफ्रीका को कहते हैं। सभी को पता रहा होगा, आप सभी को पता होगा इसको कि अंध महाद्वीप किसको कहते हैं? अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं। विश्व की छत पामीर को कहते हैं, विश्व की छत पामीर को कहेंगे। हजारों झीलों का देश फिनलैंड है। और मोतियों का द्वीप क्या होता है? मोतियों का द्वीप होता है बहरीन होता है। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? कौन सा ऑप्शन? 3, 4, 1, 2, ऑप्शन बी। 3, 4, 1, 2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का भी मैंने 20, 22, 25 क्लासेस हो चुकी हैं विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की। आप लोग हिंदी की क्लासेस जाके भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और विलोम शब्द हम खत्म कर चुके हैं।
एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, तो मैं कोशिश किया हूं कि सारे चारों आंसर बताया हूं, तो मतलब ये समझिए कि 300 क्वेश्चन, अगर 350 क्वेश्चन मैंने आपको कराया है तो कम से कम 1000 से 1200 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं उसमें। ठीक, चलिए शैलों की बात हो रही है, अग्नेय शैल और अवसादी शैल। तो निम्नलिखित में से, ठीक है, कथनों पर विचार कीजिए। कोयला अवसादी शैल है और बेसाल्ट अग्नेय शैल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो एक और दो दोनों सही है, सभी को पता होगा, छोटी सी बात है। बेसाल्ट अग्नेय शैल होती है और कोयला अवसादी शैल होता है। ज्वालामुखी के उद्गार के समय जो भूगर्भ से निकलने, ठीक है, निकलने वाला लावा है, धरातल पर आकर ठंडा होकर जम जाने के पश्चात क्या होता है? अग्नेय शैलों का निर्माण होता है। किसका? अग्नेय शैलों का निर्माण होता है। इसको प्राथमिक शैल भी कहते हैं। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इनके उदाहरण अगर हम देखें तो ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, बहुत सारे हैं, पेग्माइट, डायोराइट, गैब्रो, ये सब। अवसादी शैल की अगर हम बात करें तो अवसादी क्या है? अवसादी शैलों की अगर बात करें तो चट्टान चूर्ण के जो एकत्र होकर नीचे जम जाते हैं, ठीक है, उनके जम जाने से क्या होता है? अवसादी शैल का निर्माण होता है। कौन सा शैल? अवसादी शैल का निर्माण होता है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। अवसादी शैल में क्या होता है? जीवाश्म पाए जाते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कोयला होता है, ठीक है, कोयला हो गया, चूंकि दबे रहते हैं, अवसादों से बनते हैं, इसलिए कोयला, ठीक है, कोयला अवसादी शैल है। ठीक, कोयला, खड़िया, डोलोमाइट, चूना पत्थर, ये सब अवसादी शैल के एग्जाम्पल हैं और ये अग्नेय शैल है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक, क्लियर। सूची 1 को सूची 2 से उच्चतम शिखर दिया गया है और देश दिया गया है। कौन से देश का कौन सा उच्चतम शिखर है ये बताना है। ठीक, चलिए फटाफट ये भी देख लेते हैं हम लोग। माउंट लोगन, ठीक है, माउंट लोगन किस देश का है ये बताना है। माउंट लोगन शायद किसी को पता होगा, किसी को नहीं भी पता होगा। तो माउंट लोगन कहाँ का है? कनाडा का है। माउंट लोगन कहाँ का है? कनाडा का। 5959 मीटर है। वैसे ये चीजें पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन जानते रहेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी जानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। माउंट लोगन कनाडा का सबसे ऊपरी भाग है, 5959 मीटर है। ठीक, और माउंट मैकिन्ले शायद पता ही होगा आप सभी को। माउंट मैकिन्ले संयुक्त राज्य अमेरिका। माउंट मैकिन्ले किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, अलास्का में है। कहां पर है ये? अलास्का में। 6194 मीटर है। ठीक है, इसके समथिंग है 6194 मीटर समथिंग। ठीक है, अलास्का में है, यूएसए के। और माउंट कशियुस्को, ठीक है, माउंट कशियुस्को ऑस्ट्रेलिया में है। जाहिर सी बात है, एक ही ऑप्शन बच रहा है, माउंट कशियुस्को ऑस्ट्रेलिया में। 2228, ठीक है, 2228 मीटर है। क्लियर है? कितना? 2228 मीटर ऊंचा है ये सब। ठीक है, ऑप्शन सी 321, ऑप्शन सी हो जाएगा 321। उच्चतम शिखर और देश, ये इन सब देशों के उच्चतम शिखर हैं। यूएसए वाला ध्यान दीजिएगा कि यूएसए जो अलास्का वाला साइड है, इधर अलास्का, अगर हम लोग नॉर्थ अमेरिका का मैप देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका की अगर हम मैप की बात करें, ठीक, नॉर्थ अमेरिका की जो ये वाला पार्ट होता है ये, ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है अलास्का वाला भाग है, यहाँ पर है माउंट मैकिन्ले। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिप्रशांत मेखला सुनामी का अति संवेदनशील क्षेत्र है। बिल्कुल सही है, परिप्रशांत मेखला की बात हो रही है, जो कि सुनामी का कैसा? अति संवेदनशील क्षेत्र है। दूसरा क्या है? यह मेखला विवर्तनिकी दृष्टि से अति सक्रिय क्षेत्र है और विश्व के प्रमुख भूकंपों का स्रोत है। कारण आर, ए और आर दोनों बिल्कुल सही है, और ए आर का क्या है? सही स्पष्टीकरण है। कथन और कारण से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। कितने? 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन कोई गलत नहीं होने पाए। ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग सही करके भी आएंगे। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। डोन, वोल्गा, सिर दरिया और यूराल। उपयुक्त नदियों में से कौन सी स्थल रुद्ध कैस्पियन सागर में आ बहती है?
किसकी बात हो रही है? स्थल रुद्र कैस्पियन सागर में कौन सी नदी आकर बहती है? तो वोल्गा नदी बहती है और यूराल। कौन सी? वोल्गा और यूराल। ऑप्शन सी 3 और 4। कौन सी? ऑप्शन सी 3 और 4। वोल्गा और यूराल नदियों की अगर बात करें तो ये स्थल रुद्र जो कैस्पियन सागर में मिलती है, जबकि डॉन नदी जो है काला सागर में। डॉन नदी कहां पर? ये डॉन नदी काला सागर में। डॉन नदी कहां पर? काला सागर में। और सिर दरिया जो है अरल झील में। सिर दरिया जो है कहां पर? अरल झील में मिलती है। सिर दरिया कहां पर? अरल झील में मिलती है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, नदी दिए गए हैं और नगर दिए गए हैं। कौन सी नदी कौन से नगर में बहती है यही बताना है। ठीक है, कौन सी नदी है कौन से नगर में बह रही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 है। स्प्री की अगर हम बात करें तो स्प्री कहां पर बहती है? बर्लिन में बहती है। राइन नदी शायद सभी को पता होगा, राइन नदी बॉन। कहां पर? राइन नदी बॉन में बहती है। कहां पर? राइन नदी बॉन में। सीन का पता ही होगा, सीन पेरिस में और एल्ब हैम्बर्ग में। एल्ब कहां पर? हैम्बर्ग में। तो कौन सा ऑप्शन सही है ये भी आप लोग कमेंट करके फटाक से बता दीजिएगा। क्लियर है? कहां पर? 4 1 3 2 ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कथन और कारण के क्वेश्चन दिए गए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीष्मकाल में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान बी पर्याप्तता शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। बी पर्याप्तता शीत ऋतु की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। बिल्कुल सही है ये। ठीक, अगर हम नेक्स्ट कारण, ये कथन 1 है और कथन 2। कथन 2 क्या है? जल की विशिष्ट उष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट उष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। जो जल की विशिष्ट उष्मा होती है भूपृष्ठ की विशिष्ट उष्मा से, भूपृष्ठ की विशिष्ट उष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। बिल्कुल सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है ये इसका। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती, क्योंकि वह बाह्य समताप मंडल में पलायन कर जाती है। जी नहीं। दूसरा क्या है? समुद्रों में पादप प्लवक, पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी केवल 2 सही है। तो ज्यादा ध्यान ना देते हुए ऑप्शन 2 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 30। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, अभिकथन ए और अभिकथन ए। ठीक है, मतलब दोनों है। तो अभिकथन ए व दूसरे को कारण आर कहा गया है, जिसमें अभिकथन ए क्या है? जीवमंडल का एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है। कारण क्या दिया गया है? जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। निम्नलिखित अधोलिखित कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो जाहिर सी बात है केवल अभिकथन ए सही है, कारण आर गलत है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है?
सूची एक को सूची दो से मिलाना है। ज्योमंडल दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति दी गई है, कौन सा ज्योमंडल कहाँ पर पाया जाता है इसको बताना है। आइए देखते हैं। सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल कहाँ पर? उड़ीसा में, ठीक है। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी, नंदा देवी और नौकरेक, सभी ऑप्शन लगभग कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं और लगभग सभी बच्चों को पता होगा। तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में हो जाएगा, नंदा देवी उत्तराखंड में और नौकरेक कहाँ पर? मेघालय में। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, 4 3 1 2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है। सूची एक को सूची दो से फिर से मिलाना है, ठीक। सूची एक को सूची दो से फिर से मिलाना है, कॉलम ए और कॉलम बी। कई बार ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से आते हैं एग्जाम में, तो इन सब क्वेश्चन को ध्यान देते रहिएगा आप लोग, ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 32 है। आइए देखते हैं। हरित पादप, हरित पादप क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, पशु परजीवी, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, पादप परजीवी, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। कवक और फंगी की बात करें तो क्या है? कवक और फंगी अपघटक होते हैं। कवक और फंगी कैसे होते हैं? अपघटक होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 4 3 2 1, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 4 3 2 1। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन ए और कारण आर दिया गया है। जाड़े की ऋतु में, कहां पर? जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर का रहता है। दूसरा, मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है, बल्कि कथन आर गलत है। मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ नहीं जाती है, बल्कि कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। दूसरा, मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। मवेशी क्या करते हैं? मवेशी मतलब पशु, इस चीज को ध्यान रखिएगा, लगभग पता ही होगा, ठीक है। मवेशी पर्यावरण में क्या करते हैं? अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। कौन सा कथन सही है? तो बिल्कुल ऑप्शन डी, ठीक है। तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, 1 2 और 3। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुयस। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। क्या है? कौन सा एक सही सुमेलित है? बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुयस बिल्कुल सही है। अगर इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम का क्या हो जाएगा? एजी ट्रांसले हो जाएंगे, इसको मिलान नहीं करना है, बस आप लोग थोड़ा सा ऐसे जानते रहिए। बल्कि इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। इकोलॉजी की अगर बात करें तो इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल, इसमें दिया नहीं है लेकिन यहाँ पे हम लिख देते हैं। इकोलॉजी का हो जाएगा, इकोलॉजी हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल। इकोलॉजी के बारे में किसने बताया था? अर्नेस्ट हैकल ने बताया था। और जैव विविधता बताया था वाल्टर जी रोजेन ने। जैव विविधता वाल्टर जी रोजेन। वाल्टर जी रोजेन ने जैव विविधता के बारे में बताया था। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है, सही सुमेलित बताना है। सही सुमेलित नहीं है, सॉरी, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ईश्वर वर्मन, सर्ववर्मन, जीवित गुप्ता द्वितीय और ईशान वर्मन। तो सर्ववर्मन गया ताम्र पात्र नहीं होगा, ठीक। सर्ववर्मन गया ताम्र पात्र नहीं होगा, बल्कि क्या होगा?
आसिरगढ़ ताम्रपात्र होगा। सरबर्मन में गया ताम्रपात्र नहीं होके बल्कि कैसा, आसिरगढ़ ताम्रपात्र होगा। आसिरगढ़ ताम्रपात्र किसमें होगा, सर्ववर्मन में होगा। क्लियर है। बाकी सारे ऑप्शन सही। ईश्वर बर्मन, जौनपुर प्रशस्तर अभिलेख, ईशान बर्मन, हरहा पाषाण अभिलेख, जीवित गुप्ता द्वितीय, दयोबर्णार्क अभिलेख। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई। वहां से यह दक्षिण तथा पूर्व की ओर फैली। वह क्षेत्र जहां यह फैली मिस्र तथा मेसोपोटामिया से बड़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? हड़प्पा संस्कृति सिंध और पंजाब बिल्कुल सही, दक्षिण पूर्व में फैली। ठीक है, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट से सुमेलित कीजिए। ठीक है, कूट का सही उपयोग कर चयन कीजिए। तीर्थंकर दिए गए हैं और उनके जन्म स्थान दिए गए हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से मिला के एक क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाना है। हर साल जैन धर्म और बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का मानकर चलिए। आइए हम लोग देख लेते हैं। ऋषभनाथ का जन्म स्थान अयोध्या है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऋषभनाथ का जन्म स्थान कहाँ पर है? अयोध्या है। शंभोनाथ श्रावस्ती के थे, पद्मनाथ कौशाम्बी के थे और पार्श्वनाथ कहाँ के थे? काशी के थे। कौन सा? 4, 3, 2, 1 ऑप्शन डी 4, 3, 2, 1। ठीक है, ऋषभनाथ अयोध्या, शंभोनाथ श्रावस्ती, पद्मनाथ कौशाम्बी और पार्श्वनाथ काशी में थे। क्लियर है? ठीक, चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। महाजनपद दिया गया है और राजधानी दी गई है। ठीक है, 16 महाजनपद थे। ठीक है, जिसमें से 8 खाली उत्तर प्रदेश में है हमारे, उसमें से 4 आपके सामने है, मत्स्य, कुरु, शूरसेन और अस्मक। ठीक, तो इनकी राजधानियां दी गई हैं, इसको मिलान करना है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, मत्स्य की अगर हम बात करें, मत्स्य का राजधानी विराटनगर थी, कुरु की इंद्रप्रस्थ थी, शूरसेन की मथुरा थी, शूरसेन की मथुरा, और अस्मक की पोतन थी। अस्मक की क्या थी? पोतन थी। ठीक है, ऑप्शन सी 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 3, 4, 1, 2। ठीक है, ये 4 महाजनपद और उनकी राजधानियां हैं। अगर 16 महाजनपद की हम बात करें तो एक बार हम फिर से 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां बता देते हैं आप लोगों को। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। आप लोग लिख लीजिएगा कहीं आप लोगों को। ठीक है, अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, हम एक एक करके बोल रहे हैं। अंग राजधानी, अंग की जो राजधानी थी चंपा थी। मगध की राजगृह थी। ठीक है, मगध की क्या थी? राजगृह या फिर गिरिव्रज थी। वज्जी की बात करें तो वज्जी की राजधानी वैशाली थी, मिथिला, वैशाली या फिर मिथिला। काशी की वाराणसी थी। कौशल श्रावस्ती, कौशल की राजधानी क्या थी? कौशल की राजधानी श्रावस्ती मान लेते हैं। ठीक, कौशल की राजधानी क्या हो जाएगी? श्रावस्ती। क्लियर है? उत्तरी कौशल भी कभी कभी लिखा मिल जाता है और कुशावती भी मिल जाता है, जिसको दक्षिणी कौशल बोलते थे हम लोग। मल्ल की अगर हम बात करें, मल्ल की राजधानी पावा थी। ठीक है, मल्ल की राजधानी पावा या फिर कुशीनगर। ठीक, वत्स, कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अही छत्र, उत्तरी पंचाल या फिर काम्पिल, दक्षिणी पंचाल। अवंती की उज्जैनी, अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी या फिर उत्तरी अवंती। सूरसेन की मैंने बताया मथुरा। ठीक है, चेदी, सोथीवती या फिर सुक्तिमती। मत्स्य, मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर है। ठीक, अस्मक की पोतन या फिर बोधन। गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी और कंबोज की राजपुर थी। कंबोज की क्या थी? राजपुर थी। 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां थी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक, आइए देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? और एक युग्म सही और सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही और सुमेलित नहीं है? कौन सा सही और सुमेलित नहीं है? ठीक। मणि मेखले, ठीक है, ये सही और सुमेलित नहीं है। मणि मेखले जो है क्या है? संगमकालीन महाकाव्य है। इनकी रचना किसने की थी? मदुराई के एक अनाज व्यापारी थे, शीतलय सतनार ने की थी। यह बौद्ध था। कौन था ये? शीतलय सतनार बौद्ध थे। बाकी सब सही हैं। शिल्पाधिकारम जो है संगमकालीन महाराज्य है, सॉरी महाकाव्य है। इसकी रचना भी चेर शासक शेनु गुट्टवन के अनुज इलांगो अदिगल, जो लिखा है इलांगो अदिगल ने ही की थी। ठीक है। मणि मेखले तिरुमा जीशी ने नहीं बल्कि शीतलय सतनार ने की थी। इसको मैं लिख देता हूं, शीतलय सतनार। किसने की थी? शीतलय सतनार ने इसकी मणि मेखले की रचना की थी। ये एक अनाज व्यापारी थे और ये एक बौद्ध था। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ठीक। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में अगले क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। आज 40 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक, टॉप 50, ये समझिए कि टॉप 50 ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपको वो सॉल्व करा रहे हैं। 40 सही। ठीक है, आज के 40, कल भी 40, 50, ऐसे हर रोज बढ़ता रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।